के सांसों का नाता ही तोड़ दे। बेटा मैं जानती हूँ जो दुख तुम्हें मिला है उसे बर्दाश्त करना किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल है, और उस वक्त मुश्किल और बढ़ जाती है जब दुख देने वाले अपने हों। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? आंटी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बेटा अगर मैं सब कुछ ना जानती तो यही कहती कि जो तकदीर में लिखा था वो ही हुआ, लेकिन जो रानिया ने तुम्हारे लिए तकलीफ दे हालात पैदा किए उसके बाद तो ये होना ही था। मैं जानती हूँ ये सच है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि ये झूठ हो, ये सब मेरी एक गलत फहमी हो। बेटा इंसान कुछ भी करे सच तो सच ही रहता है, जिस तरह ये भी सच नहीं बदल सकता कि रानिया ही तुम्हारी खुशियों की कातिल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रानिया मेरे साथ ऐसा कर सकती है। वो भी आ जाएगा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले सूप पी लो। मुझे भूख नहीं आंटी, थैंक यू। खुद को दुख देने से तकलीफ कम नहीं होती, और फिर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि दूसरों के किए की सजा खुद को दी जाए। आप सजा की बात करती हैं, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह पे कब्जा कर ले और वो उस मकसद में कामयाब हो जाए जिस मकसद के लिए उसने तुम्हारी गोद भरने से पहले ही उजाड़ दी। देखो राबिया, तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन शहाब और रानिया के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो अगर जाहिर हो गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी, आप अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? मेरा बेटा भी एक मर्द है और मर्द को रास्ता बदलने में देर नहीं लगती। ये और बात है कि मर्द के भटकने में हमेशा औरत का हाथ होता है, और शहाब के पीछे रानिया का हाथ है। कुछ हुआ है? क्या हो सकता है? कुछ ऐसा जो गैर मुतवक्के है और तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर। आलम, मेरा हर एक रिश्ता मुझसे छूटता जा रहा है, बेवजह बेसबब। तुम्हें ऐसा हमारे रिलेशनशिप की वजह से लग रहा है? बात हमारे ताल्लुक की नहीं है आलम, बात उन सभी रिश्तों की है जो मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और उन्हीं की जिंदगी में मैं नहीं, और अगर हूं भी तो एक चुपते हुए कांटे की तरह जो हमेशा उन्हें तकलीफ देता है। रानिया, साफ अल्फाज में कहोगी कि बात क्या है? इतनी बड़ी बात बताने के लिए इतना बड़ा हौसला भी चाहिए, जो फिलहाल मेरे अंदर नहीं। अच्छा ठीक, नहीं बताना चाहती मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर कम से कम अपने आप को रो रो कर हल्कान तो मत करो। मैं रो रो के अगर अपनी जान भी दे दूंगी ना तो इस पूरी कायनात में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रानिया, अगर तुम अपनी निगाह उठाकर देखोगी तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने वो शख्स खड़ा नजर आएगा जिसे तुम्हारे हंसने, रोने, जीने मरने से फर्क पड़ता है। मुझे मेरी नजरों में तो आप पहले ही गिरा चुके हैं। क्या आप सारे स्कूल के सामने मेरा तमाशा बनाएंगे? हमारा मकसद तुझे दुख देना नहीं था, हम तो सिर्फ ये परखना चाहते थे कि
इसको हम सोना समझ रहे हैं वो सोना है भी या नहीं, लेकिन तू तो हीरा है, हीरा। मुझे कोई कीमती चीज समझने के बजाय अगर इंसान समझेंगे तो ज्यादा खुशी होगी। तो पढ़े लिखे लोगों की बात भी समझ में नहीं आती। हमको ये पता नहीं है कि हम क्या बोलते हैं और हमारे अल्फाज का कोई क्या मतलब नहीं। बस हमें जो कहना है, दिल की बात है, वो हम कहते हैं बस। अच्छा बाबा, ठीक है, ठीक है, गलती हो गई है, अब माफ नहीं करेगी क्या? मैं कौन होती हूँ भला माफ करने वाली? बाबा तुझे हर हक है, जान है तू हमारी, इतनी मोहब्बत करते हैं तुझसे, कुछ भी कर सकते हैं तेरे लिए। इतना बड़ा दावा मत करे, मुझे दावे से खौफ आता है। अब इस दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जिससे तुझे खौफ नहीं आता? आप मुझे आपसे खौफ नहीं आता। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा लगा। आप ही, अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम यहाँ क्यों आई? आपके पास आने के लिए मुझे क्या किसी वजह की जरूरत है? हाँ। आप ही, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे इतनी नाराज हैं? आप खुद ही बता देना। ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने आप से तो सवाल वो लोग करते हैं जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जिनमें कोई इज्जत नफ्स होती है। और तुम जैसी लड़की जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वो अपने आप से क्या सवाल करेगी? आप ही, क्या हुआ? बुरा लगा? हालांकि इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मगर सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। मैं भी तो सुनो, ऐसा कौन सा सच है जो आप कहना चाहती हैं? क्या ये सच नहीं है कि जब आलम का दिल तुमसे भर गया था और उसने तुम्हें बेदर्दी से ठुकराया, तो तुम शहाब की जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए आ गई, ये जानते हुए कि वो मेरा शौहर है? बस करें आप ही, खुदा के लिए बस करें। मुझे इतना जलील मत करें कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। अब तुम मेरे सामने ये मजलूम बनने की कोशिश मत करो। मेरे मामले में तुमने जो बेरहमी दिखाई है, उसे जानने के बाद मैं तुम्हारे इस झूठे रूप पे यकीन नहीं कर सकूंगी। चली जाओ यहां से, चली जाओ। आसान सब हो मुश्किलें। गुलनार बेटा, खुलवा बता रही है कि इन्होंने हम लोगों के लिए ना एक घर देखा है, जो है तो छोटा लेकिन हमारे लिए काफी होगा और किराया भी मुनासिब है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हम लोगों ने अपने आप को कितने मुश्किल से इस माहौल में एडजस्ट किया है, फिर नई जगह पे जाएंगे, नए लोग होंगे, नए माहौल होगा। बेटा, उसकी वजह से जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ सकती हैं, उनके मुकाबले में तो ये मुश्किल बेटा कुछ भी नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? अरे वही जागीरदार जो कहने को तो बड़ा मेहरबान है हम पर, लेकिन इसके पीछे है जरूर कोई बात। हमें ये हमारा शक भी हो सकता है, मगर मेरे मुशाहिदे में एक बात है बेटा, कि कोई भी यहाँ इस दुनिया में अपने मकसद के अलावा किसी की कोई मदद नहीं करता। और आपके मुशाहिदे में ये भी तो होगा कि एक तबके में रहने वाले लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बेटा,
तुम उसकी कुछ ज्यादा हिमायत नहीं कर रही हो? आपको लग रहा है? सुनो, उस दिन तो तुम मुझसे ज्यादा उससे खौफजदा थी और आज इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अचानक इस तब्दीली की वजह मैं पूछ सकती हूँ? अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि डर के जीने से ना ही जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं और ना ही मसले का हल निकलता है। इंसान अपनी हर चीज से भाग सकता है लेकिन तकदीर से नहीं। और वो लोग बेवकूफ होते हैं जो सोचते हैं कि मसाइल से फरार मुमकिन है, लेकिन मैं उन बेवकूफों में शामिल नहीं होना चाहती। आप क्यों परेशान होती है? आपको गुलनार को ऐसे मजबूत देखकर खुशी नहीं हुई? खुशी हुई है, लेकिन फुलवा, अगर कोई खुद को अचानक बदल लेना इस तरीके से तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात होती है। नहीं, हमारी गुलनार बहुत समझदार है बीबी, वो कभी भी किसी ऐसे रास्ते पे कदम नहीं रखेगी। तो तुम्हारा ख्याल है कि जो लोग वक्त और हालात का शिकार हो जाते वो बेवकूफ होते सब? मेरा ये मकसद नहीं है। नहीं फुलवा, ऐसा नहीं है। जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान की सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए फुलवा कि इंसान वक्त की चाल को कभी नहीं समझता। सही। आपा तो मुझे बचपन से जानती है, मेरी फितरत और मेरी सोच से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके बावजूद उन्होंने मेरे मुतालिक इतने घटिया अंदाज में सोचा। मैंने तो हमेशा शाह भाई को अपने सगे भाई की तरह समझा, फिर आपा ने कैसे मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया। इन सब के बाद तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही, तो बाकी सबको कैसे फेस करूंगी? और अगर आपा ने ये सारी बातें अब्बू के सामने कह दी, मैं तो जी नहीं पाऊंगी। नहीं, ऐसी नौबत आने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हेलो। हेलो रानिया बाजी, मैं बात कर रही हूँ, नूरी। बोलो नूरी, सब खैरियत तो है ना? जी यहाँ तो सब ठीक है, पर आप हमें वहाँ जाकर भूल गई ना, एक फोन तक नहीं किया आपने। मैं सिर्फ फोन करना भूल गई तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? यहाँ तो लोग रिश्तों का एहसास तक भूल जाते हैं, और वो भी इस हद तक कि कोई अपनी नजरों से गिर जाता है। रानिया बाजी आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि अब्बू की तबीयत कैसी है? तुम उन्हें टाइम पे मेडिसिन दे रही हो ना? वो तो जी मैं वक्त पर दे देती हूँ, पर पता नहीं क्यों आजकल साहब बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? खैरियत है ना? बस आप आ जाती तो बहुत अच्छा होता, साहब आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी अब्बू को बहुत याद करती हूँ। अच्छा राबिया बाजी की तबीयत कैसी है? मेरा बहुत दिल करता है उनसे बात करने का, मगर वो फोन ही नहीं उठाती, और घर का फोन हमेशा उनकी सास उठाती हैं, और जब भी मैं फोन करती हूँ वो कहती हैं या तो सो रही हैं या तो बाहर गई हुई हैं। वैसे रानी बाजी आप कब तक घर आएंगी? आज आ जाऊंगी। अब वाकई? हाँ, लेकिन देखो अब्बू को भी मत बताना। क्यों? वो मैं अब्बू को सरप्राइज देना चाहती हूँ। जी ठीक है। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ आलम, मैं तेरी भाभी बोल रही हूँ। जी भाभी बोलिए, खैरियत? हाँ सब खैरियत है। तू बता, तेरे अदा वहाँ शहर में ही है ना? हाँ शहर में ही है। कह रहे थे कोई जरूरी काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम कि अपने बेटे का मुंह तक देखने नहीं आई? सच सच बता आलम, तेरे अदा का वहाँ शहर में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं भाभी,
ऐसी कोई बात नहीं है। देखा लो, अपने अदा साईं को समझा लेना कि अगर उन्होंने मुझे कोई धोखा देने की कोशिश की ना तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। देखिए भाभी, मुझसे ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये बातें अदा से करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे करूं? अच्छा, परेशान मत हो, मैं अदा से बात करूंगा। सिर्फ बात नहीं करनी है, समझाना भी है, वरना मैं भी कोई गिरे पड़े खानदान से नहीं हूँ। भाभी, मैं उन्हें समझा दूंगा। ओके? क्या क्या कहा? मेरा मतलब है ठीक है। अच्छा, चल तू अपना ख्याल रखना, अल्लाह निगहबान। हाँ, अल्लाह हाफिज। मैं जा रही हूँ अभी। हाँ, अब बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वैसे भी तुम जो करने आई थी वो तो तुम कर चुकी ना। मैं नहीं जानती आप ही कि आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं, और ये भी नहीं जानती कि ये बदगुमानी कब खत्म होगी। लेकिन एक बात जरूर जानती, इस वक्त आप जो कुछ भी कर रही हैं, जो कुछ भी सोच रही हैं, इसकी हकीकत जब आप पे खुलेगी तो आप बहुत पछताएंगी। बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि तुम मेरी बहन। ये सब कुछ आप इतनी आसानी से इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको पछतावे के मानी नहीं पता। अगर आप पछतावे के मानी जानती तो इतनी आसानी से ये सब कुछ ना कह देती। तुम्हें तो बड़ा पता है ना। अरे हाँ, दोहरा तजुर्बा जो है तुम्हें, एक आलम का और एक शहाब। बस करें आप ही, खुदा के लिए बस करें। मेरे ज़र्फ से बढ़ के मुझे मत आजमाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके लिए बद्दुआ बन जाए। मेरे ही छत के नीचे खड़ी होके मुझे आंखें दिखा रही हो? निकल जाओ यहां से, अभी इसी वक्त निकल जाओ। थैंक यू। क्या बात है, घर में बड़ी खामोशी है? हमेशा की तरह सिर्फ मैं और आंटी घर पे हैं। रानिया का? आपका घर इतनी जल्दी आना शायद बेकार गया, क्योंकि रानिया तो यहाँ से चली गई। चली गई अचानक? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। आपको परेशानी किस बात से ज्यादा हो रही है? ये कि रानिया चली गई है या ये कि आपको कुछ बगैर बताए चली गई है? साफ साफ बताओ कि वो खुद गई है या तुमने उसे निकाला है? वो मेरी बहन है, मैं उसे रखूं या निकालूं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जिस घर से उसे निकाला गया वो घर मेरा है। जितनी इज्जत के साथ उसे इस घर में लेकर आए थे, तुमने उसे उतना ही बेइज्जत करके यहां से निकाल दी। अरे तुम्हें एहसास भी है कि उस पर क्या गुजरेगी, मैं क्या सोचूंगा? अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि मैंने जो अंदाजा लगाया था आप दोनों का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। काश मैं उसे घर से ना निकालती, काश मैं उसे जान से मार देती, सारा फसाद खत्म। तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई, और मेरे इस पागलपन की जिम्मेदार आप पर हो रही है। लगता है तुम मेरी कोई भी बात समझने के मूड में ही नहीं हो, इसलिए मेरा हर लफ्ज, हर वजाहत तुम्हें झूठ लग रहा है। रानिया, तुम इस तरह बिना बताए अचानक क्यों चली आई? घर की बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए चली आई। वो तो ठीक है, मगर तुम मुझे फोन ही कर देती, मैं तुम्हें छोड़ देता। तुम्हारे यहाँ अकेले आने से अंकल ने न जाने क्या कुछ नहीं सोचा होगा, और कुछ नहीं तो ये जरूर सोचा होगा कि हम लोग कितने खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार लोग हैं। जब जरूरत थी तो तुम्हें ले गए,
और अब इस तरह यहाँ अकेले भेज दिया। नहीं शहाब भाई, अबू अभी तक ऑफिस से नहीं आए। वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आप मुझे छोड़ के गए। ठीक है, जब तक अंकल नहीं आ जाते मैं कहीं पे वेट करता हूँ, उनसे मिलकर ही जाऊंगा। लेकिन प्लीज राबिया आपी के साथ जो कुछ भी हुआ अब्बू को मत बताइएगा। लेकिन रानिया, आखिर कब तक ये बात छुप सकती है? मैं मौका देके खुद ही अब्बू को बता दूंगी, आप प्लीज मत बताइएगा। ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन के मुझे बहुत दुख हुआ? बताओ ना भाई, तुम लोग चुप क्यों हो गए? ऐसी कौन सी बात है? अंकल आप बैठिए ना, मैं बताता हूँ। हाँ, क्या बात है? अंकल, कुछ दिनों पहले राबिया हॉस्पिटल में थी। क्या क्या हुआ था उसको? वो दरअसल बात यह है कि उसका मिसकैरेज हो गया। क्या कह रहे हो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं सब कुछ? अंकल, जो दुख सहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे बताने का हौसला कहां से लाते अंकल? राबिया को फोन करता हूँ, बहुत परेशान होगी वो। इस वक्त खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही होगी। नहीं अंकल प्लीज, इस वक्त राबिया को फोन ना करें हम। क्यों? वो दरअसल उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है, हर किसी को अपना दुश्मन समझती है, जो मुंह में आता है कह देती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी किसी बात से आप हर्ट हो। देखो बेटा शहाब, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से उसे फोन नहीं कर रहा, मगर बेटा प्लीज उसका ख्याल रख, वो बहुत सेंसिटिव है। अगला फिक्र नहीं करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू बेटा। अच्छा अंकल, इजाजत। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा सैन, बाबा साईं और आपका बेटा तो शहर जाकर ये भूल ही गए कि यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। अम्मा, हाकिम साईं बोल रहे थे कि वहाँ जमीनों का कोई मुकदमा चल रहा है, वो दोनों उसी में मसरूफ हैं। तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएंगे। अम्मा सैन, फिक्र करनी पड़ती है। जब शौहर रंगीन मिजाज हो तो बीवियों को फिक्र करनी पड़ती है। जब से इस हवेली में शादी करके आई हूँ, इंतजार और फिक्र तो मेरा मुकद्दर बन गया है। इस हवेली की सारी औरतों का नसीब तेरे जैसा है, क्योंकि यहाँ के सारे मर्द जहाज़ेब जैसे हैं। नहीं अम्मा सैन, आलम भी तो इसी घर का मर्द है। उसने कैसे उस छोकरी की खातिर सारे घर से लड़ाई की? सबके दबाव डालने के बावजूद उसने उसको धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं। और यहाँ तो शौहर अपनी बीवी को धोखा देना अपना हक समझता है। आलम की बात ही और है, वो बिल्कुल अपनी ताया पर गया है, उसी की तरह सच्चा और खरी बात करने वाला। लेकिन अम्मा सैन, आलम के ताया अब कहाँ है? उसे इस खानदान की रवायतें पसंद नहीं थी, इसलिए ये मुल्क ही छोड़कर चला गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं। हाँ, एक बार उसकी मौत की खबर आई थी। अम्मा सैन, उनकी कोई औलाद नहीं? पता नहीं। बाबा साईं, चाय। आलम तू क्यों ले आया? उसको बच्चन को कहना था। बाबा साईं, अदा घर पर नहीं है, और आप जानते हैं जब अदा घर पर नहीं होते तो बचल कैसे हो सकता है? वो तो उनके साई की तरह है।
जो खानदानी मुलाजिम होते हैं ना, ये बंदे के साए की तरह साथ रहते हैं। बाबा साईं, अदा को काफी वक्त हो गया शहर में रहते हुए। आप अदा को समझाएं, थोड़ा वक्त हवेली में गुजारे। भाभी का फोन आया था, बहुत परेशान थी। इन औरतों को रोने धोने के सिवा कोई काम ही नहीं होता। इनकी बातों में आ जाए तो बंदा गया काम से। बाबा साईं, मेरी समझ में नहीं आता, आप और अदा औरतों को निचले दर्जे का इंसान क्यों समझते? अपनी तरह जीता जागता इंसान क्यों नहीं समझते? तो तू क्या कहता है, पैर की जूती को सर पे रख ले? ये बड़े दुख की बात है, जिसे अल्लाह ताला ने इतना आला मकाम दिया, आप लोग उसे पैर की जूती समझते हैं। वो तू क्या आजकल औरतों के हकूक पे कोई किताब लिख रहा है? नहीं बाबा साईं, बस ऐसे ही एक बात कह रहा था। क्या हुआ? रानिया को अभी यहाँ से गए हुए 4 घंटे नहीं हुए, आपको उसकी इतनी याद आ गई कि आप सीधा घर पहुंच गए मेरे? तुम्हें जरा सा भी एहसास है तुम्हारी जहरीली सोच और जहरीले अल्फाज किस तरह रिश्तों को पामाल कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके और रानिया के दिल में एक दूसरे के लिए जो जज्बात उभर रहे हैं, उन्होंने जो मेरी जात को रेजा रेजा कर रखा है, मुझे अब किसी चीज का एहसास नहीं होता। बस मेरे सब्र को और मत आजमाना। अगर मेरा सब्र टूट गया ना तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? देखो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे यकीन था कि आप ऐसा जरूर करेंगे। कानूनी तौर पर रानी आपकी जिंदगी में और कैसे आ सकती है, हाँ, मेरे होते हुए? वैसे इस फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है? आप तो वैसे भी रानिया के काफी करीब हैं और मुझसे काफी दूर। ये हाकिम अली के बेटे का स्कूल में आजकल आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, वो मिसेस महमूद के बहुत अच्छे जानने वाले हैं। वैसे मिसेस महमूद से ज्यादा तो मुझे वो तुम्हारा शनासा लगता है। वो कहते हैं ना, मानूस अजनबी। ऐसा कुछ नहीं है। रहने दो गुलनार, जो कुछ हो रहा है ना वो किसी अंधे को भी साफ नजर आ जाए। क्या हो रहा है? अब यही कि वो जिस तरह से मिसेस महमूद के ऑफिस में आकर घंटों बैठा रहता है, उसके आते ही मिसेस महमूद तुम्हें फौरन बुला लेती हैं। जिस तरह की नजरों से वो तुम्हें देखता है, अक्सर तुम्हें पिक और ड्रॉप भी करता है। अब इन सब बातों के बाद तुम्हारे इनकार का क्या मतलब? और अगर ये सब कुछ है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मुस्तकबिल में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मतलब? गुलनार, ये इंसान जिसे तुम भरोसे के लायक समझ रही हो ना, हकीकत में भरोसे के काबिल नहीं है। और वैसे भी किसी पे भरोसा करने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है। जितना मैं उनके मुतालिक जानती हूँ ना, मेरे लिए वही काफी है। ये भी कि वो एक शादीशुदा शख्स है और 2 बच्चों का बाप है। और क्या तुम्हें ये पता है कि उसके नजदीक औरत की हैसियत सिर्फ एक खिलौने के मानंद है। ऐसे खिलौने जिनसे दिल तो बहलाया जाता है, लेकिन हवेली के बड़े बड़े शोकेसों में सजा के नहीं रखा जाता। जब इनसे दिल भर जाता है तो इन खिलौनों को तोड़ के फेंक दिया जाता है। तुम कितनी अजीब सी बातें कर रही हो। जब सच अचानक सामने आकर खड़ा हो जाता है ना, तो सब बातें, सारे लोग, पूरी दुनिया सभी अजीब से लगते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब तुम्हें कैसे पता?
जानज़ेब हाकिम अली का वो पहलू जो कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो। तुमसे पहले भी एक टीचर थी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और तुमसे ज्यादा गरीब, और वो भी तुम्हारी तरह इस शख्स पर अंधा एतमाद करती थी, और इसी एतमाद ने उसकी जान ले ली। उसकी खुदकुशी की वजह कोई और भी हो सकती है। नहीं, इस मामले में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सब सच है और तुम सब लोग इस बात के गवाह हो, तो उन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे माशरे में सच हमेशा रुपयों के ढेर के नीचे दब जाता है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रानिया कि तुम वहां से चली आई। आप ही के घर रहती तो मसाइल बढ़ जाते। मैं आ तो गई, लेकिन ये ख्याल मुझे खौफजदा कर रहा है कि अगर आप ही का और अब्बू का आमना सामना हो गया और आप ही को मेरे और शहाब भाई के बारे में जो गलत फहमी है उन्होंने अब्बू से कह दिया, तो अब्बू मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं अब्बू को कैसे फेस करूंगी? तुम लोग डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते? लेकिन आप ही का ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना। मेरा मतलब था कोई अच्छा सा साइकेट्रिस्ट। मैं समझी नहीं। देखो रानिया, ये भी तो हो सकता है ना कि इस हादसे ने उन्हें ज़हनी तौर पर मुतासिर किया हो, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कोई ऐसी गिरा पड़ गई हो जिसके खुल जाने से सब कुछ ठीक हो सकता हो। और ये सब कुछ तो किसी साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा ना। लेकिन आप ही इस ट्रीटमेंट के लिए मान जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट तुम लोग कोशिश तो कर सकते हो। कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुम लोगों ने कोशिश नहीं की थी। शहाब भाई से बात करती हूँ, हो सकता है कि वो आप ही को कन्विंस कर लें। ओ भाई, वो जमीन के मुकदमे की क्या रिपोर्ट है? हाँ बाबा साईं, वो वकील से बात हुई थी। वो कह रहा था कि बस 1-2 पेशी की बात है, उसके बाद जमीन को हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तो तब होगा ना जब तू वकील से बात करेगा। मतलब? सुबह वकील मिलने आया था मुझे, उसने मुझे बता दिया है कि तू 3 दफा वादा करके उसे मिला नहीं है और ना तू टेलीफोन उठाता है उसका। और ये भी उसने कहा है कि 3 पेशियों पे तो आप हाजिर नहीं हुए हैं, एक और पेशी पे हाजिर ना हुए तो फिर फैसला मुखालिफ पार्टी के हक में हो जाएगा। अब तू मुझे ये बता कि आखिर तू आजकल करता क्या है? बाबा साईं बस हैं 1-2 काम, लेकिन आप फिक्र ना करो, अगली पेशी पर मैं जरूर हाजिर हूँगा। और देखना, जमीन हमारे नाम होगी, मुकदमे का फैसला हमारे हक में होगा। देख जाज़ेब, जिंदगी में कभी मुझे बेखबर समझने की गलती ना करना। मैं बचपन से तेरी फितरत को जानता हूँ, समझ गया ना? और मुझे ये भी पता है तुझे कौन कौन से शौक है, और मुझे एतराज भी नहीं है, मर्दों को ऐसे शौक होते हैं। लेकिन एक बात न भूलना कि तू किफायत सुमरों का दामाद है। बाबा जान, मैं जानता हूँ, मुझे याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुलनार, ये इंसान जिसे तुम भरोसे के लायक समझ रही हो ना, हकीकत में भरोसे के काबिल नहीं है। और क्या तुम्हें ये पता है कि उसके नज़दीक औरत की हैसियत सिर्फ एक खिलौने के मानंद है। ऐसे खिलौने जिनसे दिल तो बहलाया जाता है, लेकिन हवेली के बड़े बड़े शोकेसों में सजा के नहीं रखा जाता। जब इनसे दिल भर जाता है तो इन खिलौनों को तोड़ के फेंक दिया जाता है। हाँ रानिया, बोलो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये बात फोन पे करने की नहीं है, बल्कि आराम से बैठ के करने की है। ठीक है, मैं शाम में घर चक्कर लगाता हूँ, अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी और तुमसे भी बात हो जाएगी। नहीं शाह भाई,
ये बात अब्बू के सामने नहीं हो सकती। क्या बात है? सब खैरियत तो है? बात राबिया आपी के मुतालिक है। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिल सकते? आप मुझे कॉलेज से पिक कर लें, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है क्या? है, मगर मेरे लिए कोई भी चीज राबिया आपा से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, मैं लंच टाइम में आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिल में जो बस के